नीरज ठाकुर जी को बुलाना चाहेंगे। पहली पाली तो ऑफिसर का जिया इन्होंने, दूसरी पाली खेती का नहीं कहेंगे कि ये दूसरी पाली है, सेकेंड इनिंग नहीं है, ये शुरू से खेती ही करते रहे। वो बीच का कह सकते हैं, वो एक क्या कहेंगे, व्यतिक्रम कह दें, आया अंतराय आया, लेकिन हम इनसे सुनते हैं, अपनी यात्रा, जीवन यात्रा बताएंगे, जरा सुनते हैं ध्यान से। जोरदार ताली बजा के नीरज जी का स्वागत करें। धन्यवाद पप्पू जी, आपने मेरा परिचय जिस तरह से दिया वो सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखिए, आज का वातावरण तो यहाँ बड़ा शिवमय है। हम लोगों ने भी पूजा किया, महादेव का प्रांगण है, यहाँ पर इतने सारे जो आचार्य और वेद माता सब यहाँ रही हैं और उनके छत्र तले हम लोग हैं और लीड कर रहे हैं पप्पू जी, अरुण जायसवाल जी, जो प्यार से हम लोग पप्पू जी कहते हैं। अब इन्होंने कहा कि मैं अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताऊँ। बड़ा मुश्किल है कि आज बैठ करके मैं कह सकता हूँ कि ये मेरी जीवन यात्रा थी, लेकिन शायद मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैंने शुरू से ऐसा सोचा था कि ये होगा। तो एक गांव में अकौर, यहाँ पास में है बेनीपट्टी मधुबनी में, वहाँ मेरा जन्म हुआ। विषम परिस्थिति में मेरा जन्म हुआ था, जब परिवार बड़ा उलझा हुआ था अनेक अन्य कारणों से, जिस पर अभी विवेचना मैं नहीं करूँगा उसके बारे में। लेकिन वहाँ से जो भी मैं बना वो मेरे माता पिता का एक दूरदृष्टि था। ये नहीं था कि वो उन रास्तों से गुजरे थे, वो जहाँ भी थे वहाँ से उन्होंने एक बड़ा सपना देखा, और वो सपना जो था ये था कि मैं बहुत अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ूं और कुछ बड़ा बनूं। अब ये बड़ा क्या था, ये बहुत ना मेरे अंदर क्लैरिटी थी और न शायद वो भी इतना नहीं समझ पाए, शायद मुझे समझा पाए। तो उनकी इस सपनों में बड़े अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज थे। तो मेरी जब शिक्षा शुरू हुई तो मेरी स्कूलिंग हुई नेतरहाट से। उसके बाद मैं नेतरहाट चला गया, और नेतरहाट यहाँ उस समय बड़ा नामी गरामी स्कूल हुआ करता था बिहार में, रांची के पास। और वहाँ से जब मैं पढ़ा तो फिर मुझे पटना में पढ़ने का मौका मिला, और उसके बाद मैं IIT मुंबई में पढ़ा। तो इन सब चीज़ों से जब मैं वहाँ से निकल के आया और बहुत सारे अन्य रास्तों को चुनते हुए मैं ONGC ज्वाइन किया 1988 में। अब ONGC में जो काम था, मतलब हर समय मैं चीफ जनरल मैनेजर नहीं था, वो तो जब मैं रिटायरमेंट से 4 साल पहले चीफ जनरल मैनेजर बना, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिलती गई और वो अपॉर्चुनिटी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उसमें एक बहुत बड़ा चीज़ है जो आप जीवन के हर पहलू में देखते हैं, वो है रिस्क और रिवार्ड। ये आज के दिन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप क्या रिस्क ले रहे हैं और क्या रिवार्ड आपको चाहिए। तो हर समय रिस्क रिवार्ड को आप बैलेंस करते हैं, जो एक ऐसी जगह आप नहीं गिरे जहां से आप उठना, जिसको कहते हैं कि जुआ। अगर आप जुआ खेलते हैं तो जुआ में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगला दाव आप न लगा, और हर समय अपने को उस रिस्क और रिवार्ड से बैलेंस करना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्या बनना चाहते हैं। अगर एक रास्ता कहीं प्रशस्त न हुआ तो दूसरे रास्ते पर चलने की अपने अंदर में कुवत हमेशा होनी चाहिए। ये नहीं होता है कि कोई एक चीज अगर खत्म हो गया तो दुनिया खत्म। जब तक आप में एनर्जी है, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसके बारे में अगर आप कुछ कर सकते हैं तो जरूर सोचना चाहिए, और मार्गदर्शक आपको मिलते रहेंगे। जैसे हम लोग हर जब श्रेणी में अपने बचपन में, जैसे मेरे माता पिता मेरे बहुत अच्छे मार्गदर्शक, बाद में मैं बहुत सारे अन्य लोगों से मिला जिनसे मेरा मार्गदर्शन होता रहता है। अब अभी मैं पिछले 5-6 दिन से अपने बहनोई और मेरी बहन हैं जो हमेशा बहुत सारी चीज़ों में वो बहुत फॉर्मली मुझे मार्गदर्शन नहीं करती, लेकिन अपने विमर्श में जब हम लोग उनसे बातचीत करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में उनसे सीखने का मौका मिलता है। अब भव्या है, वो पढ़ रही है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग उससे इंटरेक्ट करते रहते हैं हमेशा, तो उससे समझने का मौका मिलता है कि दुनिया कैसे चल रही है, किस तरह से उनके होराइजन और विजन बहुत अलग हो गए या बहुत वाइडर हो गए, जो एकदम जितनी वो देख सकते हैं उतना शायद हम लोग अपने बचपन में नहीं देख पाए। और अब जो आप लोग हैं, जैसे आप लोग छोटे छोटे ये यहाँ आ रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, हर समय जब मैं किसी से इंटरेक्ट करता हूँ तो आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। पप्पू जी से तो मिलता ही रहता है, वो तो जब बोलते हैं तो हर बात को, उनकी हर वाणी को हम लोग लेते रहते हैं और उनसे जो भी उनका कहने का सार तत्व है वो निकालने की कोशिश करते रहते हैं। अभी आपको मेरी बहन ने बताया कि कैसे तपस्या और जो त्याग में क्या डिफरेंस है। अब इस पर विचार विमर्श हम लोगों का 3 दिन से इनसे मैं बहुत सारी इनफॉर्मल चीज़ों में सुनने का मौका मिला था, और मैं बड़ा कन्विंस था कि त्याग निश्चित रूप से स्पिरिचुअल है और
तपस्या जो उन्होंने कहा फोकस है, या कर्म का एक ऐसा विधा है जिसमें कि आप जो कुछ करना चाहते हैं उसके लिए सारी एनर्जी वहीं लगाते हैं और उसी को देखते हैं, वो तपस्या है। जो फोकस एक छोटा सा शब्द हुआ अंग्रेजी का, लेकिन उसके लिए जिस तरह की मन स्थिति से लेकर के आपके स्टेमिना कह लें, करने की ललक, पिछले 4-5-6 दिन में कुछ ऐसी बनती गई और मैं आपके पास आ गया और यहाँ मैं करने लगा। तो ये जो कहते हैं ना कि आप लोगों ने बहुतों ने ये पहले भी सुना होगा कि सोए हुए मुख में मृग नहीं जाता है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो आपको अपना कुछ कर्म करना पड़ता है। कर्म तो आपको पूरी तपस्या के साथ करना, और जो भी चॉइस आपने बनाया उसके हिसाब से करना। लेकिन अंत में जब आप सफल होंगे, इसके लिए बहुत सारी और चीजें उस वहाँ एकत्र होनी चाहिए जो आपकी बस में नहीं होती हैं, और वो चीज जब आपको मिलता है और आप वहाँ पहुँच जाते हैं, तो उस पर विश्वास आपको रखना पड़ता है, जो कि स्पिरिचुअल चीजें हैं। ईश्वर की कृपा, बड़ों का आशीर्वाद, वातावरण में सबके प्यार स्नेह, सब चीजें मिलकर के आपको एक अच्छा आदमी बनाते। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई कि आपका जो चॉइस होना चाहिए उसमें समाज होना चाहिए, परिवार होना चाहिए। और इसलिए जब मैं अब अपने रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास चॉइसेस थे। मैंने उन चॉइसेस में एक चॉइस चुना कि मैं अपने गाँव जा रहा हूँ और 5 साल में वहाँ रह करके खेती करूँगा। तो ये मैंने वहाँ सोचा, तो ये मेरा एक कॉन्शियस चॉइस था। ये नहीं था कि मैं त्याग करके गांव आ गया, ये नहीं था। मैंने वहाँ एक कॉन्शियस चॉइस के रूप में एकदम पूर्ण अपने जो कहते हैं कि दिमाग से दुरुस्त होकर के सोच करके मैं आया। अब प्रकृति ने किस तरह की कॉन्स्पिरेसी की कि जब मैं ये सोच रहा था उसी समय मुझे जो प्रॉब्लम थे वो था कि मैं गाँव पहुँचने के लिए, क्योंकि मेरा परिवार गुड़गांव में रहता है, तो अब गुड़गांव से गाँव तक आने के बीच में मुझे हमेशा बहुत बड़ी यात्रा करनी पड़ती। वहाँ से पहुँचता समय पर नहीं पहुँच पाता, या हमेशा रिजर्वेशन और इन सबों की चिंता रहती। तो इन सबों को दूर कर दिया तुरंत। मैं उसी समय में मैंने देखा कि नवंबर में दरभंगा का एयरपोर्ट शुरू हो गया, तो एक कनेक्टिविटी बन गई। अब ये मैंने तो सोचा नहीं था, ये तो प्रकृति ने कॉन्स्पिरेसी की और वहां आ गया। फिर मैंने सोचा कि मैं कहीं बाहर जाता हूं और ये कोरोना का महामारी का समय है और मैं वहां जाकर के कहीं अटका रहता हूं, बंद हो गए, वहां पड़ा हुआ। उससे अच्छा है कि मैं अपने गाँव में जाऊं, जहाँ की लोग हैं, बीच में रहूं, वहां मैं काम कर सकता हूँ। मुझे शहर में रह करके सिर्फ पार्क तक जाना या घर में बंद रहना बहुत पसंद नहीं है। तो उन सब चीजों को देखते हुए मेरे लिए बड़ा सटीक सा मुझे अनुभव हुआ, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। मैं अभी तक जो कर रहा था, पहले मेरा खेती में थोड़ा ये था, नेतरहाट ने मुझे बहुत सारे वहाँ का मोटिव जो है सर्वांगीण विकास, उसमें मैं अपने हाथ से वहाँ भी खेती किया था 3 साल। वहाँ क्लासेज होते थे, उसमें नंबर मिलते थे। मैंने बढ़ई का काम किया हुआ है, जो लोहार का काम है वो किया हुआ। ये सारे हमारे क्लास में होते थे, जो 3 साल हर सप्ताह में 2-2 घंटे करने थे। तो अपने हाथ से बहुत सारे वो काम किया। ये नहीं कहूंगा कि मेरे वो काम जो हैं सो इतने हैं कि मैं हमेशा कर सकता हूं, लेकिन मैंने उसमें क्या उनकी प्रॉब्लम्स है, कहाँ स्किल है, क्या उनकी विशेषता है, ये मैं सोच सकता हूं उनके बारे में जब वो काम करते हैं। और उनको देख करके लगता है कि अगर मैं किसी को देखता हूं, किसी बढ़ई से काम करवाता हूं, तो मुझे पता रहता है कि ये पता चलता है कि ये बढ़ई जो है कितना स्किलफुल है, क्या कर रहा है और अभी और आगे ये कहाँ ले जाएगा इस काम को। और इसको कहते हैं मैनेजर। क्योंकि अगर आप अच्छे मैनेजर हैं तो आपको ये पता होगा कि आप किससे काम ले सकते हैं, कौन उतना स्किल सेट है जो आपके लिए एम्प्लॉय होगा और आपको अच्छे रिजल्ट दे। ये भी एक विधा है, क्योंकि जिंदगी में सब काम आप अपने नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आप एम्प्लॉय करते हैं, बहुत सारे लोगों से सहायता लेते हैं। जैसे आपको बताया कि लोग आपको बताते हैं, वैसे ही आप काम में भी बहुत सारे लोगों को लगाते हैं और आपको अंत में काम चाहिए, वो विजन आपका बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। पटाक्षेप करता हूँ, फिर कभी मौका मिलेगा फिर बात करेंगे। और आप लोगों को मेरा स्नेह, शुभेच्छा और नव वर्ष की मंगलमय हो, इसकी कामना के साथ।